एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं जुमानी एकेडमी में। हम कर रहे थे मैथमेटिक्स मार्वल के पेपर मार्वल के पेपर का सेक्शन ए सॉल्व कर रहे थे। अभी तक हम पिछले वीडियोस में 6 पेपर का ऑलरेडी सेक्शन ए सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम करते हैं सैम्पल पेपर 7 का सेक्शन ए। तो बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। अच्छा जी, जैसे कि आप जानते हैं ये सेक्शन हमारा होता है 24 मार्क का और उसमें सारे क्वेश्चंस का 1 मार्क होता है। तो जो आपका उसमें पहला क्वेश्चन होगा वो होगा चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1 to 6 जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्या होंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन में आएंगे। तो बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ अ 2 डिजिट नंबर हैज द यूनिट डिजिट x and the 10th digit is 4 then the number is what। अब यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है ना, मल्टीपल ऑफ 1 एंड 10 डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो कोई भी देखो नंबर नहीं दिया गया है। सपोज यूनिट डिजिट है x इंटू 1 दैट इज व्हाट x। ठीक है, और 10th डिजिट मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ 10 दैट इज 40। अच्छा, तो दो डिजिट कौन सा होगा, दोनों का प्लस होके होता है। जैसे समझो कि ये 1 होता और ये 40 हम करते तो 41 हमारा नंबर आता दोनों को। ठीक है ना, तो हमारा क्या आएगा, अल्टीमेटली इनको प्लस करना होता है तो x प्लस 40, तो हमारा आंसर आएगा बी। ठीक है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल x की यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है, पर अगर 1 होती 1 इंटू 1 और इसका क्या हो जाता 4 इंटू 10 दैट इज 40, इसका 1 तो 40 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट 41 हमारा आंसर आता। ठीक है, x की वैल्यू भले नहीं दी हो पर आपको पूछा है ये यूनिट डिजिट पे और ये टेंस पे है। टेंस पे मतलब मल्टीपल ऑफ 10 है और ये क्या होगा मल्टीपल ऑफ 1 और दोनों का हम क्या करते हैं टोटलिंग करके ही नंबर आता है, बराबर है। तो हमारा आंसर आएगा बी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, फॉर्मूला पूछी है, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, द फॉर्मूला ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। डिस्क्रिमिनेंट ढूंढने की फॉर्मूला अभी तक हमने बहुत सारे सम किए इसके बारे में। डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू व्हाट, क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी आपको आंसर ऑलरेडी दिया गया है, आपका आंसर आएगा बी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। फॉर इन ए पी -5, -9, -13 कुछ दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 830 - 820। अच्छा, अब इन दोनों की वैल्यू पहले तो फाइंड आउट करनी है, तो हम फाइंड करते। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मुझे क्या करना होगा, डी फाइंड करना होगा। तो हम डी कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -9 माइनस इंटू ब्रैकेट -5, तो यहाँ पे क्या आएगा -9 प्लस 5 दैट इज -4। आपकी डी की वैल्यू आएगी 4, वो भी कैसी, नेगेटिव। ठीक है, पहले तो मैं क्या ढूंढूंगी, 830 की वैल्यू ढूंढूंगी, तो क्या आएगा a प्लस 29d। अच्छा, a की वैल्यू है हमारे पास -5 प्लस 29 इंटू डी कितना -4। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं 4 से 6 4 2 8 9 10 11, तो कितना आएगा, अब ये माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -116। और अब इन दोनों का टोटल करूँगी तो -121 आएगा। ठीक है, ये तो आई मेरे 830 की वैल्यू। अब एक बात बोलो, अगर लॉजिकली देखो ना तो इसका आंसर ए आएगा। कैसे पता चला, मैं बोलती हूँ। सी, आपके पास 830 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब अगर आप 820 ढूंढ भी लेते हो, एज्यूम, चलो ढूंढ लेते हैं, बाद में समझाती हूँ मैंने कैसे एज्यूम करा कि ये आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा a प्लस 19d, तो a की वैल्यू है -5, 19 इंटू डी हमारा -4। अगेन अगर मैं इसका भी मल्टीप्लाई करती हूँ 19 इंटू 4 तो 36, 4 1 4 एंड 76। ओके, -5 - 76 सॉरी इज इक्वल टू -81। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो आंसर है आपका ये माइनस में ही आ रहा है। ऑब्वियस माइनस करोगे तो भी माइनस में आंसर आएगा, और सारे आंसर अगर आप चेक करो तो माइनस में एक ही आंसर दिया हुआ था, तो आंसर यही आएगा। चेक करके देखते हैं आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 830 में से अगर 820 माइनस कर दिया तो क्या आएगा -121। अब ये माइनस फॉर्मूला का और ये माइनस रहा आपका ये वैल्यू का। ठीक है, तो क्या आएगा -121 माइनस माइनस प्लस 81। अगर इन दोनों को आप माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 40
माइनस का, क्यों माइनस का, बड़े के आगे माइनस की साइन है। अब ये जो ग्रेटर था पीछे प्लस करते या माइनस करते, पर हमारा आंसर तो जो है ना वो नेगेटिव ही आता। उस हिसाब से मैंने बोल दिया कि आंसर तो हमारा, देखो जैसे ही मैंने 830 को सॉल्व किया ना, हमारा ये आ गया आंसर नेगेटिव। अब देखो जैसे कि हम जानते हैं 830 की वैल्यू तो बड़ी होगी, नेगेटिव नेगेटिव होके भी क्या होता, नेगेटिव ही आता, ठीक है ना। मतलब हमारी साइन तो नेगेटिव रहती ना, माइनस माइनस होके प्लस हो या माइनस प्लस करके माइनस हो, पर हमारी जो साइन होती ना बेसिकली वो नेगेटिव ही रहती, क्योंकि बड़े के आगे नेगेटिव साइन है और इसकी वैल्यू हमारी बड़ी आई एज कम्पेयर टू व्हाट 820 से, ठीक है। तो उस हिसाब से नेगेटिव, और यहाँ पे 4 में से सिर्फ एक ही नेगेटिव था, तो मैं तो डायरेक्टली ये टिक करके आती। पर अगर कोई चांस नहीं लेना हो तो आप फॉर्मूला वाइज शांति से सॉल्व कर सकते हो। वैसे भी पेपर में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, 1-2 सम ही ऐसे दिए होते हैं जहाँ पे सॉल्यूशन करना है, बाकी तो एमसीक्यू बहुत आसान दिए हुए हैं और बाकी का पेपर भी आसान ही होता है। तो कोई मतलब इतना कोई प्रेशर लेने जैसा नहीं है, ये तो मैंने हिंट दी। उस हिसाब से भी अगर टाइम कम हो तो आप ऐसे टिक कर सकते हो, अदरवाइज सॉल्व करके करोगे तो श्योरिटी बढ़ जाएगी कि आपका आंसर सही है। क्लियर। तो पहले मैंने डी ढूंढा, 830 की वैल्यू ढूंढी, देन मैंने 820 की वैल्यू ढूंढी, फिर मैंने सॉल्व करके पूरा आंसर ढूंढा, तो -40 हमारा ए आंसर आ गया। चलो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट विच हैज वन एंड पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट देन द अदर एंड पॉइंट इज इन डैश क्वाड्रेंट। अब ये ध्यान से समझना, क्वाड्रेंट की बात की है, अगर ओरिजिन यहाँ पे है, ठीक है। अब हमारा कैसे क्वाड्रेंट होगा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है। अब इन लोगों ने बोला जो कैसे बोला है, इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, मतलब लाइन जितनी यहाँ से जा रही है उतनी यहाँ से भी आ रही है, ठीक है। अब इसका एक एंड पॉइंट इधर है, ठीक है, एक एंड पॉइंट इधर है, एज्यूम कर लेते हैं ये माइनस है ना, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं ये -3,2 है, ठीक है, ये यहाँ पे आया और उतना ही डिस्टेंस, ये जो इसका एक एंड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, मतलब उतनी ही लाइन यहाँ पे गई होगी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, अगेन ये होगा हमारा यहाँ पे 3 और ये रहेगा हमारा -2, 3, -2, ठीक है ना, उतना ही डिस्टेंस होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये वैल्यूज़ तो मैंने एज्यूम की है, दी हुई नहीं है, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि बोलना क्या चाहता है। देखो, इफ़ द ओरिजिन इज़ द मिड पॉइंट, ये ओरिजिन मतलब क्या, 0 0 की वैल्यू हमारी होती है, ठीक है। ये हमारा मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का। अगर ये मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों डिस्टेंस कैसे होंगे, सेम। और बोला एक एंड पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे है, तो दूसरा एंड पॉइंट कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली उसकी अपोजिट साइड, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। बस उतना ही समझाना था। क्लियर। तो अगर मैं समझो, मैं एज्यूम करती हूँ इसकी वैल्यू -2 है, तो इसकी क्या होगी, 3, -2 वैल्यू होगी यहाँ पे एज्यूम, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस मांगा है, इसकी वैल्यू अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो दूसरा पॉइंट कहाँ पे होगा, फोर्थ में। अब इस क्वेश्चन को इस तरह से ट्विस्ट भी कर सकते हैं, एक फर्स्ट में अगर पॉइंट है तो दूसरा कहाँ होगा, थर्ड पे। सिंपल, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके दे सकता है सामने वाला, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते। 1 + tan² थीटा इंटू 1 - cos² थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब 1 + tan² थीटा क्या होता है, हमारा आता है sec² थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू व्हाट, 1 + tan² थीटा। और अगर 1 - cos² थीटा की बात करूँ तो आता है sin² थीटा। अच्छा, अब इनकी वैल्यू में मैं ये वैल्यू रख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, square थीटा इंटू sin² थीटा। अब हमें पता है सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ 1 cos² थीटा इंटू व्हाट, sin² थीटा। अच्छा, 1 के साथ इंटू होगा, मतलब क्या आ जाएगा, sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। अच्छा, अब मुझे पता है tan इज इक्वल टू व्हाट, साइन अपॉन कॉस, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, tan² थीटा आ जाएगा। tan² थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। तो हमारा आंसर आएगा डी, दैट इज tan² थीटा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है ना, इन x बार a प्लस, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो ये डी आई है ना, वो कैसे ढूंढते हैं वो हमसे मांगा गया है। अब देखो, अगर आपके पास फॉर्मूला ऐसी दी गई है, यहाँ पे है ना थोड़ा मिसिंग है, फॉर्मूला कुछ इस तरह से हमारी होती है, a + सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, ठीक है। ऐसी फॉर्मूला दी हुई है, तो इसमें जो ये di है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो हमें पता है हम कैसे फाइंड आउट करते xi - a
एज्यूम में से माइनस करके ही तो ढूंढते हैं ना, तो हमारा ये आएगा। अपॉन में अब बच्चे बोलेंगे सी क्यों नहीं लिया, तो बेटा यहाँ पे अगर एच दिया होता, ठीक है ना, मतलब हमने कहीं पे डिस्टेंस लिया होता तो हम सी लेते, बाकी नहीं लेंगे। फॉर्मूला अगर इतनी है तो आप सिग्मा एफ आई डी आई कैसे ढूंढते हो, एक्स आई माइनस एज्यूम करके। क्लियर? तो आप क्या करते हो, एक्स आई में से एज्यूम आप माइनस करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द सम और द डिफरेंस ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज डैश नंबर। इरेशनल ही आएगा, कैसे समझो, ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तो ये इन दोनों का जो सम किया है ये पूरा नंबर क्या कहलाता है, तो इरेशनल नंबर ही कहलाता है। तो जब भी सम हो या तो डिफरेंस भी बोल दो ना, अगर इनका डिफरेंस भी ले लेते हो तो ये नंबर भी क्या बन जाता है, इरेशनल ही बन जाता है। तो सम हो या डिफरेंस हो, रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। चलो अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ द जीरोस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। आपको इक्वेशन कुछ इस तरह की दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसके जीरोस कितने होंगे वो हमसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, अगर मैं इसमें से इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, एक्स स्क्वायर मेरा कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 का स्क्वायर हो या रूट हो, 0 ही आएगा, x इज इक्वल टू 0 आया, और x ये माइनस है, वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2। हमें कितने ज़ीरोज़ मिले, 2 ज़ीरोज़ मिले। इज इट ट्रू और नॉट, 2 ज़ीरो मिले, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 ज़ीरोज़। अब ये 2 इसका नहीं है, 2 ज़ीरो मतलब क्या है, ये एक ज़ीरो हमें 0 मिला, दूसरा ज़ीरो हमें 2 मिला, उस तरह से हमारे 2 ज़ीरोज़ होते हैं। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 81 मार्क्स इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ योर हैंड इज। अब मुझे एक बात बताओ, आपके हाथ में जो पेपर है वो कितने मार्क्स का है, 80 मार्क का। क्या पॉसिबिलिटी है कि आप 81 लाओगे, इज इट पॉसिबल? मतलब टीचर आपके हैंड राइटिंग का 1 मार्क एक्स्ट्रा देंगी, ऐसा नहीं होता है बेटा। आपका 81 मार्क का पेपर ही नहीं है तो नहीं आ सकता। तो इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या आती है, तो 0। यहाँ पे आंसर आएगा 0, ठीक है। क्यों, 81 आ ही नहीं सकते, 81 है ही नहीं, तो आएंगे कहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते। फॉर एक्यूट एंगल थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ऐसा कब होता है, जब साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा से मैच करती है। ऐसा होता है एंगल 45 पे, ठीक है। साइन 45 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू आती है 1/√2, ठीक है। और ये वैल्यू सेम कब आती है, जब दोनों का एंगल कौन सा होता है, 45 होता है। तो आपका आंसर आएगा 45। क्लियर? फिर क्या बोला गया है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज द परपेंडिकुलर टू द डैश ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अच्छा, टेंजेंट क्या है आप मुझे बताओ। अ टेंजेंट टू अ सर्कल, क्या बोला है, टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक पॉइंट पे टच भी कर दिया, टू द ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अच्छा, यहाँ से क्या ड्रॉ होता है, रेडियस ऑब्वियस है, इसको हम क्या बोलेंगे, बराबर ना। सर्कल परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर होता है, तो भाई रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? तो आपका आंसर क्या आएगा, रेडियस। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। फिर क्या मांगा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज डैश। मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, जब भी बात नेचुरल नंबर की आए ना, तो आपको फॉर्मूला यही अप्लाई कर देनी है, n+1/2, दैट्स इट। आपके पास कितने नेचुरल नंबर की बात की गई है, 10, तो क्या करोगे, 10 + 1/2, तो कितना आएगा, 11/2। अब इसको डिवाइड करो तो 5.5, तो आपका आंसर आएगा 5.5। क्लियर? तो इधर डायरेक्टली आ जाएगा 5.5, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल नंबर का पूछा है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते। √2 - √3 इंटू √3 + √2 इज द इरेशनल नंबर। अब ट्रू और फॉल्स पूछे गए, पहले तो आप ये समझिए, √2 - √3 √3 + √2, शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है, याद करो वो दिन
जब आपने ये आइडेंटिटी सॉल्व की थी, बराबर? ऐसा कुछ किया था ना आपने बचपन में? अच्छा, तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकती हूँ? टेल मी यस, ऑब्वियसली। अच्छा, तो यहाँ पे भी 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस है, तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर ले लेंगे, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब रूट स्क्वायर कैंसल आउट, रूट स्क्वायर कैंसल आउट, 2 माइनस 3 दैट इज -1। अच्छा, -1 क्या इरेशनल नंबर होता है? तो ना बेटा ना, ये रेशनल नंबर है, तो मतलब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसका आंसर आपका क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों? ये तो रेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है ना? तो ये रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए आपका आंसर आएगा फॉल्स। अब देखो, बोला है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स हैज़ द 3 रियल जीरोस। अब ढूंढ के देख लेते हैं कितने जीरोस आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब आपके जीरो अगर ढूंढने हो तो x इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये तो ठीक है, एक ज़ीरो आ गया। और इसकी बात करूँ, ये क्या हो जाएगा? वहाँ जाएगा तो माइनस है, वहाँ जाएगा तो प्लस। अब क्या होगा? ये वहाँ पे जाएगा तो रूट भी हो सकता है इसका, 1 का क्या हो सकता है? रूट भी हो सकता है। अब रूट अगर देखो 1 का तो कोई भी पावर हो 1 ही आएगा। अब ये 1 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना, ठीक है? 1 प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, अगर मैं वहाँ रूट डालती हूँ तो। तो आपका क्या आएगा? एक्स की वैल्यू -1 भी आ सकती है और एक्स की वैल्यू 1 भी आ सकती है। 0 -1 और 1, हाँ, तो भाई देखो 3 ज़ीरोज़ आ गए। कौन से? -1, 0 एंड 1। तो 3 ज़ीरो है, तो हाँ, ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है? लाइन्स 2x + 3y इज इक्वल टू 9 एंड 4x + 6y इज इक्वल टू 18 आर कोइंसिडेंट विथ ईच अदर। कोइंसिडेंट है या नहीं है? तो हम वही करेंगे, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 c1 बाय c2। और इसकी वैल्यू रखूँ तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 9/18। और कैंसलेशन करूँ तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा। अच्छा, तीनों इक्वल मिल गए, 1/2 1/2 1/2। तो हाँ, ये कोइंसिडेंट है, ठीक है। हमने ऐसे बहुत सारे सम किए जहाँ पे अगर इन तीनों की वैल्यू इक्वल आती है तो ये क्या कहलाते हैं? कोइंसिडेंट। इसकी लाइन एक के ऊपर एक जाती है। क्लियर? तो ये कोइंसिडेंट होंगे। अब नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नेवर बी ज़ीरो। अच्छा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी, ऐसा स्टेटमेंट इन लोगों ने बोला है। तो आंसर इज नो। हो सकती है ना ज़ीरो। अगर समझो इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? ज़ीरो। अभी हमने पिछले ही MCQs में करा था 81 मार्क लाने की प्रोबेबिलिटी। अब पेपर आपका 80 मार्क्स का है और आप 81 ला कैसे सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। इसलिए हमने उसकी प्रोबेबिलिटी में क्या लिखा था? ज़ीरो। ये बोल रहे हैं कि नेवर बी ज़ीरो, नेवर बी ज़ीरो, तो नहीं आएगा ना बेटा। ज़ीरो हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाता है फॉल्स। क्लियर? ये आपका ट्रू है, ये तो लिख दो। चलिए आगे बढ़े। अच्छा जी, फिर क्या बोला है? 4/5, a, 2 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब ये ऑलरेडी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा इन लोगों ने बोला है। कंसेक्यूटिव टर्म्स है, मतलब आसपास वाली टर्म्स है, वो भी सीख से बोला है। अब बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मुझे पता है जब भी अगर कोई टर्म हमारी जो सीरीज होती है वो कैसी होगी? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कॉमन डिफरेंस क्या आता है? सेम आता है। मतलब a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 होगा। ये भी d है हमारा, ये भी d है, इसलिए ठीक है। तो a2 की हमारी वैल्यू क्या है? a माइनस a1 दैट इज 4/5। अच्छा, a3 की हमारी वैल्यू दी है 2 और इसकी वैल्यू है हमारी a। अब ये माइनस a है, वहाँ जाएगा तो प्लस a हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस वैल्यू है, वहाँ जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2a। इसका LCM लूँ तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 2 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो कितना आएगा? 10 + 4 होल अपॉन व्हाट? 5। अरे ये 2 मल्टीप्लाई में, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहाँ पे क्या आएगा? 14/5 डिवाइड बाय 2। 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 7/5।
क्लियर? तो आपके ए की वैल्यू कितनी मिलेगी? 7/5 मिलेगी। क्लियर? अच्छा, अब देखो ये है ना बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने भी पेपर किया लगभग सभी पेपर्स में ये क्वेश्चन तो था ही। अब है ना इन लोगों को लगा कि शायद बच्चे बोर हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा-सा चेंज करके क्वेश्चन को दिया है। कैसे समझाती हूँ। देखो क्या बोला, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पैरेलल टेंजेंट दैट आर पैरेलल टू द सेकंड ऑफ द सर्कल। ले भाई, सेकंड के पैरेलल होगी, कुछ नहीं है। कितने होंगे? 2 ही होंगे। अब ये सेकंड है, ठीक है? 2 पॉइंट पे टच करती है, उससे गुजर के निकलेंगे और तो क्या, बराबर? तो कुछ नहीं है, 2 ही आएगा आंसर अगेन। ये बहुत बार कर चुके हैं। फिर क्या बोला है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। टोटल सम कितना आता है? एज ऑलवेज 1। ये भी काफ़ी टाइम आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? चलो, इफ द नंबर ऑफ द विकेट टेकन बाय द बॉलर इन वन डे क्रिकेट मैच सीरीज इज 4, 5, 6, 3, 4, 5 जो भी है। अच्छा, ढूंढना क्या है? तो भाई मोड ढूंढना है। पहले तो ये देख लेते, 4 कितनी बार है? 1, 2 नहीं। 5 कितनी बार है? 1, 2, 3। 5 कितनी बार आया? 3 बार। 4 कितनी बार आया? तो भाई 2 बार। 6 एक ही बार है। 3 2 बार है। 2 एक बार। 1 एक बार। तो हाईएस्ट कौन सा नंबर आया? तो हमारा आया 5। 5 हमारा क्या होगा? मोड होगा। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़े। अब क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में एक बॉक्स है, 3D शेप, ठीक है ना? कुछ इस तरह का। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इग्नोर करना, आप अपने हिसाब से समझ गए ना कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका वॉल्यूम ढूंढने की बात की गई है, बराबर है? तो क्या आता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमारा आंसर आएगा सी, सिंपली। फिर क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द बॉल। अब बॉल की बात की है, कितना वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ द एयर मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। पर मुझे बात समझाओ, यहाँ पे तो ना एक्चुअली हमारे पास आर या किसी की वैल्यू नहीं दी हुई है, बट आप अगर क्वेश्चन में यहाँ पे देखोगे तो एल बी एच इंटू एच एल ऐसा कुछ दिया है। ये तो रेक्टेंगल की बात चल रही है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है? एक्चुअल में वॉल्यूम में तो देखो कोई आंसर इस तरह का दिया नहीं है, ये तो रेक्टेंगुलर की बात चल रही है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये आंसर है। एक्चुअल में उनको वैल्यूज़ देनी चाहिए, फॉर्मूला देनी चाहिए। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, पर अगर देखो ऐसे आंसर अगर इस तरह से दे भी देवे तो आप थोड़ा लॉजिक दौड़ा सकते हो। ये तो किसकी बात चल रही है? रेक्टेंगल की, ये भी। तो ये आंसर हो सकता है ए, ठीक है? फिर क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल्स नहीं, सर्कल, ओके। एरिया ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे भी जो देखा जाए ना, हमारे पास रेडियस या कुछ दिया नहीं हुआ है, बराबर है? पर मैं ऐसा एज्यूम कर सकती हूँ कि समझो मैंने ये लिया, ये कब आएगा हमारा? अगर सपोज रेडियस मैंने ले लिया 7, ठीक है? तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू अगर मैं बोलूँ 22/7, तो ये 7 इंटू 7, 7 7 कैंसल आउट। अब 22 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 एंड 15, 154, ये हमारा आंसर आ जाता है। पर फिर एरिया ऑफ द क्वार्टर ऑफ द सर्कल। क्वार्टर मतलब क्या? इसका 1/4 कर दो। समझो पूरे सर्कल का एरिया तो आया हमारा 154। क्वार्टर का पूछा है, मतलब चौथा भाग, तो डिवाइड बाय 4 कर दूँ इसको ही। 154 को 4 से डिवाइड कर दो, बराबर? 4 3 ज़ा 12, देन 3 4 8 ज़ा 32, अगेन 2 नीचे, 0.05 ज़ा 20, 38.5। तो आपका ये आ जाएगा बी, ठीक है? हाँ, मतलब हमारा जो एजम्पशन बेसिस पे लिया R7 है, एक्चुअल में ऐसा कोई भी सम आता है तो आप वहाँ से करेक्शन करवा सकते हो टीचर से, वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के। मतलब एक्चुअल में यहाँ मिसिंग है, ऐसा कोई मिसिंग देता नहीं है। इस तरह से कोई पेपर मिस्टेक आती है तो वो करेक्शन करा देते हैं। अगर इन केस कोई करेक्शन नहीं करवाने आता है तो वो अगर आप अटेम्प्ट भी करते हो, रॉन्ग भी अटेम्प्ट करते हो, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो मतलब इतना कुछ टेंशन लेने जैसा नहीं है। पर ये तो मैंने अपने हिसाब से सॉल्व किया, तो इसका रेडियस तो मैंने साथ ले लिया। एक्चुअल में आपको क्वेश्चन में देना चाहिए, नहीं दिया है टीचर को आप पूछ सकते हो, नहीं बोलते हैं तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? तो घबराने जैसे कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ जो है हमारा
पेपर नंबर 7 का भी सेक्शन ए होता है सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पेपर 8 के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछूं? अगर कोई बच्चा क्लास 6 से ही डिसाइड कर ले कि मुझे शेफ बनना है और वो हर साल प्रैक्टिस करता रहे, तो क्लास 12 तक वो 800 to 900 डिशेस बना चुका होगा। वो सिर्फ जॉब के लिए रेडी नहीं होगा, वो अपना रेस्टोरेंट खोल सकता है, अपनी ब्रांड लॉन्च कर सकता है, इंडस्ट्री में नया नाम बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसने जल्दी शुरुआत की। और लाइफ का सिंपल रूल है, जल्दी शुरुआत इक्वल्स ज्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस, लेट शुरुआत इक्वल्स ज्यादा स्ट्रगल। एग्जैक्टली वैसे ही CA फाउंडेशन होता है। और एक इंपॉर्टेंट अवेयरनेस जो बहुत कम लोगों को पता होती है, CA फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन क्लास 10 के बाद भी हो सकता है और वो रजिस्ट्रेशन 3 साल तक वैलिड रहता है। जब एक नॉर्मल स्टूडेंट 12 के बाद सोच रहा होता है अब क्या करें, वही स्टूडेंट जिसने 10 के में ही CA डिसाइड कर लिया, वो 12 के तुरंत बाद फाउंडेशन का एग्जाम पास कर सकता है। इसका मतलब उसके 6 महीने बच सकते हैं और CA में 6 महीने का हेड स्टार्ट लाख्स की अर्निंग वैल्यू क्रिएट कर सकता है। बड़ी सिटीज में स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस होती है, इसलिए वहां के स्टूडेंट्स 11th से ही प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। उनके पास 2 साल का एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। लेकिन छोटी सिटीज में कई स्टूडेंट्स को यह पता ही नहीं होता कि 10th के बाद भी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। वो 12th के बाद स्टार्ट करते हैं, फिर रियलाइज करते हैं ये तो 2 साल पहले भी स्टार्ट हो सकता था, और तब रिग्रेट होता है। इसलिए अवेयरनेस ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। और एक और स्ट्रॉन्ग फैक्ट, CA फाउंडेशन का लगभग 70% सिलेबस क्लास 11 to 12 कॉमर्स से रिलेटेड होता है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स टॉपिक्स सेम होते हैं, बस डेप्थ और अप्रोच अलग होती है। मतलब अगर 11th से स्मार्ट प्लानिंग हो तो बोर्ड और CA दोनों एक साथ स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट 11th से स्टार्ट करे, वो कंपटीशन से 2 साल आगे होता है, अटेम्प्ट सेव करने के चांसेस बढ़ते हैं, फियर खत्म होता है, कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है, डिसिप्लिन डेवलप होता है। जैसे साइंस स्टूडेंट्स को क्लास 11 to 12 के साथ JEE और नीट का इंटीग्रेटेड एडवांटेज मिलता है, वैसे ही कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी क्लास 11 to 12 के साथ स्ट्रक्चर्ड CA ओरिएंटेड प्रिपरेशन का इक्वल एडवांटेज मिलना चाहिए। नवसारी में ये स्ट्रक्चर्ड इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन सिर्फ जुमानी एकेडमी ही प्रोवाइड करता है। इसलिए पिछले 11 साल में 12 बोर्ड में हमारे 100% रिजल्ट रहा है। हर स्टूडेंट को एवरेज 10 to 15% इंप्रूवमेंट मिला है। और पिछले 3 अटेम्प्ट्स में नवसारी के CA फाउंडेशन टॉपर्स हमारे यहां से ही आए हैं। डिसीजन सिंपल है, रिग्रेट करना है बाद में या स्मार्ट स्टार्ट लेना है आज। सक्सेस एक्सीडेंट से नहीं मिलती, अर्ली अवेयरनेस और स्ट्रॉन्ग डिसीजन से मिलती है। एडमिशन ओपन है, एनरोल नाउ। हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं जुमानी एकेडमी में। हम कर रहे थे मार्वल के मैथ्स के पेपर का सेक्शन ए सॉल्व। अभी तक के वीडियो में हम 7 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। सॉरी, 7 पूरे पेपर नहीं किए, सेक्शन ए सॉल्व किया है। तो इस पेपर का भी हम सेक्शन ए करेंगे सॉल्व। तो बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, जो हमारा सेक्शन ए है उसका टोटल वेटेज है 24 मार्क्स का। सारे क्वेश्चन 1 मार्क के आते हैं और उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, 6 मार्क का है। तो 1 by 1 हम सॉल्व करते। चलिए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 5 एंड 4x + 6y - 10 = 0 हैव डैश सॉल्यूशन, ऐसा पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, कि भाई आपके पास 2 इक्वेशन दी गई है और कैसा कितने सॉल्यूशन इसके निकलेंगे। तो हम जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, A1 by A2 = B1 by B2 = C1 by C2। ठीक है, तो यहाँ पे 2/4 3/6, देन ये 5 प्लस में है, यहाँ जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -5 डिवाइड बाय -10। अब देखो 2 1 2 2 3 1 3 2 माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 5 2। अब आप अगर देखो इसको तो पूरी जो आपकी इक्वेशन है वो किस तरह से आई है, 1/2 1/2 1/2।
और ऐसा जब भी हमारे पास आंसर होता है तो ये इक्वेशन हमारी कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती है। और कोइंसिडेंट इक्वेशन जो होती है हमारी, तो उसका हमारा सॉल्यूशन कितने होते हैं, तो इनफाइनाइट मैनी होते हैं। ये काफ़ी टाइम आ गया है क्वेश्चन, तो आपका आएगा इनफाइनाइट मैनी। तो आपके पास आंसर दिया गया है ए, आपका आंसर आएगा ए। अब बोला है द वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज व्हाट। वन इक्वेशन ढूंढने को बोला है। पहले तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 इंटू 2 दैट इज 2, दो के ऐसे दो फैक्टर के 3 आ रहे, तो हम करेंगे 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 दैट इज व्हाट 3 हो जाता है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में कुछ भी कॉमन निकलेगा तो माइनस 1, ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 2। अब एक ब्रैकेट में हमारा आएगा x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में आएगा हमारा x माइनस 1, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा एक क्या आएगा, ये माइनस है, वहाँ जाएगा तो 2, एक 0 आया हमारा 2 और एक 0 हमारा आया 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 तो नहीं दिया है, माइनस 2 दिया है, पर हमारा 0 तो कौन सा आया है, 2 आया है। तो अब दूसरा हमारे पास है 1, तो उसमें से एक 0 हमारे पास है, तो हमारा आंसर आएगा डी। अब इसी क्वेश्चन में अगर 2 रखा होता, 1 नहीं रखा होता, तो वो आंसर आता। हमें ये सॉल्व करना है, उसमें से कौन सा 0 दिया है वो देखना है। क्लियर। चलिए फिर क्या बोला है, इफ 2k प्लस 1 कॉमा 13 एंड 5k माइनस 3 आर द कंसिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP देन k इज इक्वल टू व्हाट। अब 3 टर्म्स ऑलरेडी आपको दे दी गई है, 2k प्लस 1 कॉमा 13 कॉमा 5k माइनस 3, ऐसी 3 टर्म्स आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स दी हुई है AP की। क्लियर। अब ये A1 है, ये A2 है, ये 3 है, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, क्योंकि ये भी D है ये भी D है, तो दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, तो A2 की हमें वैल्यू कितनी दी है, 13, A1 की हमें दी हुई है, ब्रैकेट में रख दो 2k प्लस 1, A3 की हमें वैल्यू दी गई है 5k माइनस 3 और इसकी वैल्यू कितनी है, तो भाई 13। अच्छा, अगर मैं अब इसका ब्रैकेट ओवर करती हूँ तो माइनस 2k और ये प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 5k, माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 3 16 आया माइनस का। अच्छा, 13 माइनस 1 तो आएगा हमारा 12 माइनस 2k इज इक्वल टू 5k माइनस 16। अब ये नंबर वहाँ ले लो और k की वैल्यू मैं इधर ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 12 प्लस 16 और ये क्या हो जाएगा 5k प्लस 2k। अगर इन दोनों को प्लस करती हूँ तो आएगा 28 और इन दोनों को प्लस करूँगी तो आएगा 7k। अब ये 7 मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 28 बाई 7 इज इक्वल टू व्हाट, k, 7 1 जा 7 4 जा, तो k की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी। अब आपकी बुक में कुछ 17 अराउंड दिया हुआ है, वो आंसर रॉन्ग है, आपका आंसर 4 आएगा ना कि 17। क्लियर। तो k की वैल्यू ही मांगी थी ना, देखिए, हाँ, तो ये आपका इस तरह से आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते। The coordinates of the point which divide the line segment joining 8 6 and 12 4 in the ratio 1:1। अच्छा, अगर बीचों बीच पॉइंट है और रेशियो आपको 1:1 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इक्वल रेशियो है दोनों का, तो हमारी फॉर्मूला क्या बनती है, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट ढूंढने की, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है ना। तो x1 ये हमारा x1 है, ये x2 है, y1 है और ये y2 है, रख दे वैल्यू, कुछ नहीं है, 8 प्लस 12 अपॉन 2 कॉमा 6 प्लस 4 अपॉन 2, 8 प्लस 12 तो 20 डिवाइड बाई 2 10 बाई 2, तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करो तो 10 और ये 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5, 10 कॉमा 5। तो देखिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है डी, डी आपका आंसर आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब इसको देख के ही आप घबरा जाते हो, पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा दिया हुआ है, 9 सेक स्क्वायर थीटा ए सॉरी माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक आइडेंटिटी है क्या,
सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह पे ये रख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ 1 9 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वॉट। अब ये 9 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, बराबर ना, दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब देखो प्लस माइनस कैंसल आउट, बचा क्या 9, इसका आंसर हमारा आएगा 9, दैट इज व्हाट बी हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब देखो एग्जामिनर को अगर सपोज फॉर एग्जांपल एग्जामिनर बहुत गुस्से में होगा तो ये सब देगा, अदरवाइज नहीं देगा। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ उसको देखो कैसी टर्म्स दी हुई है, फाइंड द मीडियन। अब इसका मीडियन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। पहले तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे, सबसे छोटा पहले लेंगे उसे बड़ा लेंगे, ऐसा ठीक है ना। तो सबसे छोटा पहले, सबसे छोटा ही ये हमारा, तो 0.05 ठीक है। फिर मैंने क्या रखा उसके बाद ये वाला 0.00055 ओके। फिर अगर मैं बोलूँ तो उससे बड़ा आएगा हमारा 0.5 कॉमा, फिर क्या आएगा 0.505 देन 0.55। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की ओर लेके गए। अच्छा मीडियन बोला है, तो मीडियन जो होता है ना सारे ऑब्जर्वेशन में मिडिल टर्म हमारी जो होती है वो हमारी मीडियन होती है। अब दो यहाँ से गए, दो यहाँ से, बीच वाला नंबर जो होगा वो हमारा मीडियन होगा, तो आपका आंसर आएगा बी। क्लियर है? ये हमारा मीडियन होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। P and Q are the positive integers where P is equal to AB square and Q is equal to A square B, where A and B are the prime numbers, then LCM is equal to what? जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। यहाँ पे मैक्सिमम B की वैल्यू कितनी है, तो B स्क्वायर है, और A की मैक्सिमम कितना है, तो A स्क्वायर है। तो आपका LCM मांगा गया है ना। देखो HCF होता है ना तो कम से कम लेते, कम से कम मतलब A दिया है, यहाँ पे B दिया है, पर एलसीएम बोला है तो मैक्सिमम देखना है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो मैक्सिमम दिया होगा वो, बराबर एचसीएफ होगा तो मिनिमम, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट मांगा गया अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी बाय ए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी फॉर अस? सी इज 2 एंड ए इक्वल टू 1। क्यों कुछ भी नहीं दिया है ना आगे, तो हम क्या करेंगे 2/1 दैट इज 2, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ईशा हैज़ अ बुक ऑफ 100 पेजेस, इसके पास 100 पेजेस की बुक है, 30 पेजेस ऑफ दिस बुक आर ब्लैंक। अब 35 पेजेस जो बुक है उसमें से 35 ब्लैंक है, ठीक है, और जो रिटर्न पेजेस कितने होंगे, 65 ऑब्वियस है, बराबर है। अब पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ईशा रैंडमली सेलेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिटर्न पेजेस इज। अब टोटल पेजेस है, देखो फेवरेबल क्या बोला है, रिटर्न, रिटर्न कितने हैं, तो 65 है, मतलब ये फेवरेबल हो गया हमारा, और हमारा एन कितना होगा टोटल 100। अच्छा तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं ढूंढूँ तो क्या हो जाएगा, 65 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.65। क्लियर? तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0.65 हमारा आंसर आएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा दिया गया है, इफ साइन ए, अब ए बी सी मैंने लिया, यहाँ पे मैंने थीटा रखा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सी एक बात मैं समझाती हूँ, अब कहीं बच्चे यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने बैठेंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। सी हमेशा है ना राइट एंगल ट्राइंगल में, बराबर, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू ज़्यादा होती है तो बड़ी होती है। यहाँ पे जितनी भी दिए, देखो 3 दिए तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, सेम नहीं आएंगे। क्लियर है? और यहाँ पे जो वैल्यू दूसरी अलग से वैल्यू दी है वो कौन सी है, 4, तो ये आपका आंसर होगा 4, दावे से बोल सकती हूँ। और इसका दूसरा भी रीज़न है, अब देखो 10a आप रखते हो तो क्या करोगे, 10a को क्या रखोगे, ए बी अपॉन बी सी, क्यों, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसकी फॉर्मूला है। अच्छा तो अपोजिट में आप क्या रखोगे, 3 अपॉन व्हाट, 4, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है ना? 5/4 तो आएगा नहीं, ये हाइपो है, हाइपो सबसे बड़ा होता है, ऑलरेडी इन लोगों ने बोला है कि ये हाइपो है।
ठीक है ना। तो ये फाई तो आएगा नहीं क्योंकि दोनों मैच नहीं होते। हाइपो हमेशा इन दोनों साइड से बड़ा होता है, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ की होगी वो छोटी होगी। और मैंने 4 रख के देखा भी, तो क्या मेरा आंसर आ गया था? हाँ भाई 3/4 आ ही सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो एडजेसेंट तो इसका 4 हो ही सकता है, और दूसरी तीसरी तो कोई वैल्यू दी ही नहीं है, हाइपोटेन्यूज का तो आएगा नहीं। तो इस तरह से क्लियर। हाँ, अगर आपको देखो फिर भी ना समझ में आए तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल, ठीक है। बाकी अभी तक के आपने जितने भी सम सॉल्व किए होंगे, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इसकी अगर 5 स्क्वायर दिया है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 3 स्क्वायर, आपको ये ढूंढना है, ठीक है। तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 9, दैट इज व्हाट BC स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, BC इज इक्वल टू व्हाट, वहाँ आ जाएगा रूट, तो आपका आ जाएगा 4। देखो इस तरह से पाइथागोरस से भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं आती, फटाफट हो जाता है। बट मेरा सजेशन ये है, जब वो MCQ या ऐसे में दिया हुआ है 1 मार्क में, तो आप थोड़ा लॉजिकली भी सोचने की कोशिश करो, तो उतना टाइम आपका सेव होता है। सिंपल है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ा होता है इन दोनों साइड से, तो दूसरी साइड हमें एक 4 ही तो दिया हुआ है, तो लॉजिकली आप समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू 4 होगी। फिर भी आपको अगर नहीं दिक्कत आती हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब क्या बोला है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल मेक एन एंगल ऑफ मेजर डैश विद द रेडियस ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सपोज फॉर एग्जांपल एक टेंजेंट है, वो कितने का एंगल बनाएगा? तो भाई 90 का। रेडियस से कितने का एंगल बनाता है? तो 90 का, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, जनरली मोड माइनस मीन, अगर मैं हमें ये तो पता है इन तीनों के बीच की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ठीक है। इन लोगों ने बोला मोड में से मीन माइनस कर दो। अगर मैं इसमें से करती हूँ तो मुझे मीडियन और मीन में से भी माइनस करना होगा, तो मैं क्या करूँगी, m माइनस एक्स बार और माइनस 2 इंटू एक्स बार माइनस एक्स बार। तो यहाँ की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स बार इक्वल टू 3 मीडियन एक्स माइनस एक्स बार माइनस 0। क्यों 0? तो ये तो है 0 हो गया। अब 2 इंटू 0 हो जाएगा, ये एक्स बार माइनस एक्स बार तो 0, तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी ना, मतलब मेरी ये वैल्यू बची। अब यहाँ देखो मीडियन माइनस मीन ही दिया है, मीडियन माइनस मीन, यहाँ पे मोड माइनस मीन, मोड माइनस मीन, तो इंटू क्या किया हुआ है, किसके साथ किया हुआ है, 3 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 3। अब यहाँ पे ऐसा सम पहले भी हम कर चुके हैं एक्चुअल में, पर यहाँ पे सिर्फ है ना वर्डिंग लिखे हुए, तो बच्चे वर्डिंग देख के भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, शांति से करोगे तो इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बोला है ट्रू है या फॉल्स है वो ढूंढना है। अब बोला है HCF ढूंढिए, किसका, 17 एंड 23 का। अगर मैं इन दोनों की HCF की बात करूं, कॉमन फैक्टर की, तो देखो ये दोनों ही कौन से नंबर है हमारे पास, प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है। तो क्या होगा, 17 भी प्राइम नंबर है, ठीक है, और 23 भी क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो HCF हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही प्राइम नंबर है, जब भी प्राइम नंबर का HCF हमें ढूंढना होता है तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा हो जाएगा ट्रू। चलिए आगे बढ़ते। फिर आई थिंक 3x + 5 है कि √3x + 5 ऐसा कुछ दिया है, बराबर ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हाँ क्यों लीनियर है, तो देखो हाईएस्ट डिग्री तो 1 ही है ना, डिग्री कितनी है इसकी, 1 है, तो 1 होती है डिग्री, तो हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, बोल रहे हैं कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दे ऑल्सो इंटरसेक्ट एट अनदर। मुझे एक बात बताओ, अगर 2 लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, दूसरे पे कैसे करेगी, एक ही पॉइंट पे करेगी ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, फॉल्स। इन्होंने बोला एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूसरे पे भी कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी 2 लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। चलो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग 2 डाइज ऑफ द गेटिंग सेम रिजल्ट बोथ द टाइम्स इज 0.36, इज इट ट्रू और रॉन्ग, ठीक है। क्या बोला है, 2 डाइज गेटिंग द सेम रिजल्ट ऑन द बोथ द टाइम इज 0.36। सी सेम रिजल्ट मतलब क्या, 2 डाइज है तो 1 1 आएगा, दूसरा आएगा 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा और 6 6 आएगा। अब टोटल 2 अगर डाइस जो है वो टॉस करते हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आती है, एंड कितना होता है, 6 × 6 दैट इज 36 होता है।
और हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने टोटल 6, ठीक है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी 6/36, 6 1 जा 6 6 जा 1/6 आएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इसकी प्रोबेबिलिटी 0.36 तो नहीं आएगी। और अगर आप इनको डिवाइड भी करते हो तो 0.16 आती है। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, देखो 1/6 को अगर आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो 0.16 आ सकता है, 36 तो नहीं आ सकता। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला है आंसर इन वन वर्ड में दिया गया है, तो 6, 9, 12, 15 इज अ फिनिट एपी और इनफाइनाइट। हाँ मुझे बताओ, फिनिट ही होगी, क्यों? यहाँ पे देखो 4 ही तो नंबर दिए, लिमिटेड है तो फिनिट है। पर ये हम एक बार चेक कर सकते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो देखो 9 - 6 दैट इज 3, 12 - 9 3 to 15 3। अच्छा एपी तो है, बराबर है, और 4 ही नंबर की है तो किसी होगी। तो हाँ आंसर आएगा आपका यस फिनिट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अ कोड ऑफ सर्कल 0 5 टचेज द 0 3। अब देखो यहाँ पे ये मान लो 2 सर्कल है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही वो हो गया। समझो एक का रेडियस जो है आपका है 3, एक कोड है यहाँ से टच कर रहा है, ठीक है, सर्कल 3 वाले को, मतलब रेडियस इसका कितना है 3 है और इसका कितना है तो भाई 5 है। अगर इसका 5 है, इसका 3 है रेडियस, इसका भी ये रेडियस होगा ना यहाँ तक का, ठीक है। और कोड की लेंथ मांगी है, ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, पहले इतनी लेंथ हम ढूंढ लेते। अच्छा यहाँ पे तो ये 90 का एंगल बना रहा है, बिकॉज ये तो इसका टेंजेंट हुआ ना, यहाँ पे 90 का एंगल बनाएगा। तो ओ पी क्यू और यहाँ पे क्यू आर, ये नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम इसकी वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा 90 का अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड क्या होती है हाइपोटेनस होगी। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 5 का स्क्वायर, इसकी होगी 3 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर हमें ढूंढना है। तो ये हो जाएगा 25, ये होगा हमारा 9 प्लस व्हाट पी क्यू का स्क्वायर। ये 9 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 16 आएगा। अच्छा ये वहाँ जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब 16 का रूट कितना होगा तो भाई 4 हो जाएगा। पी क्यू की वैल्यू आई 4, ठीक है। ये तो मिला हमें आधा, ए से डबल हो जाएगा। तो आर क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू। अच्छा पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है 4, तो 2 टाइम्स तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आर क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। 4 + 4 दैट इज व्हाट 8, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा 8। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब आपको बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ किंग ऑफ द रेड कलर इन 52 कार्ड्स। अब टोटल 52 कार्ड्स में 2 सूट ऐसे होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, एक होता है हार्ट, दूसरा होता है डायमंड। अब इसमें भी 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते इसमें होते हैं, 13 कार्ड, ठीक है। इसका एक किंग होता है और इसका भी एक ही किंग होता है। तो रेड कलर का अगर किंग बोला है तो हमारा कितना आएगा 2, बराबर ना। कितने किंग आएंगे तो भाई 2 किंग आएंगे, एक हमारा होगा हार्ट का और एक होगा हमारा डायमंड का। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते। For any information if fi xi is equal to this and fi is equal to what, then find the value of x bar. X bar is equal to what, fi sigma fi xi upon sigma fi। तो sigma fi xi आपको दिया हुआ है 75 डिवाइड बाय what 12। अगर इसको दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आती है 12 6 72 एंड 3 नीचे 0.0, 12 2 ज़ा 24 और 6 नीचे 0, 5 ज़ा 60। ओके, तो कितना आएगा आपका 6.25 आपका आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछिए तो इसका तो डायरेक्टली यही आ जाएगा। टीएसए ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आपका आएगा 2 पाई आर
इंटू ब्रैकेट h प्लस आर। फिर क्या बोला है, पैरामीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का पैरामीटर या सरकमफेरेंस सेम ही होता है 2 पाई आर। एरिया ऑफ द सर्कल हमारा आता है पाई आर स्क्वायर। और इसी के साथ जो है हमारा पेपर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है, सेक्शन ए। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलते हैं, सेक्शन ए करेंगे पेपर नंबर 9 का। तब तक के लिए बने रहिएगा, बाय बाय।